अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चलिए, वक्त अब कम बच गया है, इसलिए क्विक रिएक्शन जल्दी से। धनंजय गिरी जी, कितनी जल्दी अब जो 2 सीटें हारे हैं आप, वहां पर ट्रांसफर होने वाला है, हो रहा है क्या? पर पोस्टिंग क्या होगा तो रूटीन प्रक्रिया है। ये अलग बात है कि इनके समय में रूटीन प्रक्रिया में नहीं होता था। वो कैसे होता था ये सब लोग जानते हैं। जब कोई बात हो जाती थी, जब कुछ भारी होता था, तब जाकर के होता था। ये कोई छुपी दबी बात तो है नहीं। कई अफसरों ने कहा है कि कई दरवाजे थे, कई घर बने थे उसके लिए, कई लोग थे उसके लिए जो उस काम में, इसी काम में लगे थे। वो पूरी तरह से एक उद्योग का शकल में था। तो इनकी बात उस सब विषय पे क्या करनी जाए, बहुत सी बातें कह दी जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इनके साथ। लेकिन इस विषय ये है कि जिस तरह से प्रशासन उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, शासन और प्रशासन, कानून का राज कायम हुआ है। और जिस उत्तर प्रदेश में ये 37 पाके इतराए हैं, वहां 73 पाके जनता के कदमों में सर झुकाए खड़े। अच्छा धनंजय गिरी जी, सुमित नागपाल जो हैं वो सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, वो पेशे से वकील भी हैं। उन्होंने वकालत भी की हुई है और साथ में बहुत समय तक वो जर्नलिस्ट भी रहे। उन्होंने कवर भी किया कोर्ट को। सुमित, ये पुलिस के अगर हाथ पूरी तरह बंधे ही हैं तो फिर उनकी तैनाती होती ही क्यों है? ये तारिक खान जी जो बात कह रहे हैं, पुलिस का रोल क्या रहता है फिर पोलिंग के वक्त? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब पहले भी यही पॉइंट उठा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का जो काम है वो पुलिस का होता है। और अगर पुलिस को किसी व्यक्ति पे कोई शक है, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, तो पुलिस के पास पूरा अधिकार है कि उसकी जांच कर सकें। अगर इनको लगता है कि पुलिस वाले जो है यही काम कर रहे थे, डालें सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और गाइडलाइंस ले लें कि पुलिस ऐसा काम नहीं कर सकती। मैं बड़ा हैरान हूं इस आर्ग्यूमेंट से कि पुलिस जो है कोई जांच कर ही नहीं सकती। आप सिर्फ जो है पुलिस का जो रोल क्या सिर्फ यही है कि बाहर मूक दर्शक बन के खड़े रहेंगे? अगर पुलिस को लगता है कि क्या कोई व्यक्ति जो है वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्या कोई व्यक्ति जो है उसकी आइडेंटिटी अगर क्लियर नहीं है, क्या कोई व्यक्ति बाहरी तो नहीं है, क्या पुलिस के पास हक नहीं है कि वो इस चीज की जांच कर ले, कि उसकी एक आइडेंटिटी मांग के देख ले कि हाँ आप जो अपनी आइडेंटिटी दिखाइए, आप वही व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर होने चाहिए या आप कोई और व्यक्ति यहाँ पर आ गए हैं? मैं बड़ा हैरान हूं इस आर्गुमेंट से कि पुलिस के पास कोई अधिकार ही नहीं। तो विश्लेषण सुन लिया, खत्म नहीं हुई है, आप शुरू हुई है। आप सुनिए, पोलिंग पार्टी रात में ही जो पोलिंग स्टेशन है वहां पहुंच जाती है और एक पूरी टीम होती है जिसमें पुलिस भी होती है, उनको हैंडओवर पोलिंग स्टेशन कर दिया जाता है। सुबह प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है वोटिंग की। बाहर अगर कोई आदमी वोटर आईडी कार्ड हाथ में लिए जा रहा है, अंदर पीठासीन अधिकारी है, मैनुअल बना हुआ है, वो चेक करेगा, बुर्खा भी पहने होगा, उतरवाएगा। ये आज से नहीं 20 साल से होता आ रहा है। जिन्होंने जमीनी कार्यकर्ता है, पोलिंग स्टेशन के अंदर की बात बता रहे हैं आप? ये पोलिंग स्टेशन बाहर तो पुलिस वाला अपना काम कर सकता है। वो बाहर की बात कर रहे हैं भाई, स्टेशन के अंदर की बात बता रहे हैं। निखिल ने सही पकड़ा, वो बाहर की बात बता रहे हैं जहां पुलिस तैनात होती है। जब चुनाव आयोग ने कह दिया कि बाहर आप अगर लोग पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, स्पेसिफिकली समझिए, मैं पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहा हूं, मेरे हाथ में वोटर आईडी कार्ड है। 50 औरतों ने यूं फोटो खिंचाए आदमियों ने कि वोटर आईडी कार्ड नहीं है, मुझे पुलिस का है, मार रहे हैं, भगा रहे हैं। वैसे पुलिस का सारा अधिकार है, आप विषय को भटकाइए मत, इधर उधर मत लेके जाइए, सब चेक करें, लोगों की तलाशी लें, सब कर सकती है पुलिस। लेकिन वहां अगर आ रही है, अंदर सारा सिस्टम बना हुआ है। 50 साल से उत्तर प्रदेश और भारत में ऐसे ही वोट पड़ता आ रहा है, सारी चेकिंग होगी तब। तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मतलब 7 सीटों पर जीत बीजेपी की आपको मंजूर नहीं है, आप ये कह रहे हो? एक्सेप्ट नहीं हो रहा है? 2 सीटों पर क्या हुआ इसके बारे में लेकिन आप बता नहीं रहे। 2 सीटों पर क्या पुलिस, दो का क्या चक्कर था फिर? भाई 2 का चक्कर यही है कि डीएम एसपी डांटे जाएंगे। अभी देखिएगा कल परसों में उनका क्या होता है। अभी अब तक तो प्रमुख सचिव ने काफी डांट लगाई होगी कि बेटा तुमने सही काम नहीं किया। ये आप मतलब कल्पना के आधार जी ठीक है, हाँ बताइए, अपनी बात पूरी करिए। वो बाकी प्रमुख सचिव ने उनको खूब डांट लगाई होगी कि बेटा तुमने सही काम नहीं किया, अब तुम जाओगे काला पानी काटोगे, कहीं ऐसा जिला या वो वहां लखनऊ में जो वो होते हैं ना डायरेक्टर वही सब बना ठीक है। चलिए ये आप कल्पना के आधार पर, इस पर आधारित अपनी बात बता रहे हैं। लेकिन मैं धनंजय गिरी के पास आऊंगा। विल सी हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या होता है। नहीं वो तो एक अभी देखिए सुमित नागपाल जी ने कहा है कि एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है, एक और जो है धनंजय, ठीक है मैं धनंजय गिरी, ठीक है मैं धनंजय गिरी के पास जाऊंगा। धनंजय गिरी जी, आप अपनी बात इस पर जरूर रखेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा राजनीतिक विश्लेषण इस पर चाह रहा था। उससे हम भटक गए कहीं ना कहीं इस बात को साबित करने में कि वहां पर क्या
वोटिंग किस तरह से हुई और इस पर इस मुद्दे पर फंस गए। दरअसल ये समझना चाह रहे हैं कि वहां पर जो पीडीए का जो नारा चलाया गया था, जो पिछली बार लोकसभा चुनावों में था, ऐसा क्या बदल गया इस बार विधानसभा के चुनावों में कि वो चला नहीं, या मुस्लिम यादव जो MY समीकरण है उसके भरोसे नैया पार नहीं हुई समाजवादी पार्टी की? मैं दोनों बातों को आपको तफसील से बता देता हूं। जो बात भाई साहब कह रहे हैं, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं खुदा का पता बताते हैं। खुद की खबर है नहीं और खुदा का एड्रेस देने में पूरे दिन लगे रहते हैं। अपने आप पता नहीं कि चुनाव जीत नहीं सकते, कितनी वोटें आएंगी, कार्यकर्ता का पता नहीं, जबरदस्ती के वोटर भाड़े पर ले आ रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ये कर दिया, संविधान ने ये कर दिया, कानून ने ये। भाई आपके पास वोटर भाड़े पर कैसे लेके आए? भाड़े पर कैसे लेके आए? जब आप देखें उस एरिया में बाहर के लोग पाए गए हैं, बाहर के लोग पकड़े गए हैं। वो जो आपने आरोप लगाया था मस्जिद और वहां पर मदरसे में रखवाए गए हैं भाड़े से लाकर, लगातार चेक किए जा रहे थे। और पुलिस से कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। एक वर्ग विशेष को पुलिस से कितनी प्रॉब्लम है। कोई 15 मिनट के लिए हटाना चाहता है, कोई पुलिस की जांच को रोकना चाहता है। कानून और व्यवस्था और प्रशासन से कुछ लोगों को इतनी शिकायत, रीमा जी, इतनी दिक्कत है कि उन्हें पूरा खुला मैदान चाहिए, जैसे करे वैसा चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड बोला है इसको उन्होंने, कांग्रेस ने लेवल प्लेइंग फील्ड। तो उनकी तो बात तो राहुल गांधी जी की बात दूध भात है। वो जो बात कहते हैं, जो उनकी इच्छा होती है वो कह देते हैं। कभी कुछ कह देते हैं, कभी कह देते हैं। वो तो बचपन में हम लोग जब खेलते थे तो खेलने में जो कमजोर बच्चे होते थे वो दूध भात उनकी बात होती थी। तो खैर, जो दूसरा आपके सवाल थे कि पीडीए, जब जनता ने ये जान लिया कि प्रोपेगेंडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जिसका सारा मकसद है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की जाए। क्योंकि आप लोकसभा में सांसदों के देखिए तो भैया जी, भाभी जी, देवर जी, जीजा जी और तमाम, पहले ये सारे जी हो जाते हैं। उसके बाद कुछ बचा तो किसी कार्यकर्ता जी को, अब कैसे टिकटें मिलती हैं, क्या मिलते हैं, उसका डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन आप जब जनता ने ये जान लिया कि आपका जो कुछ भी है फॉर द फैमिली एंड बाय द फैमिली का जो है, आप लोकतंत्र को लूट तंत्र बना कर रखे हैं। पहले आपके यहाँ ट्रांसफर का भी एक उद्योग होता था, आजकल आपने इसको जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं, ये अब जनता को स्वीकार नहीं है। जैसा रीमा जी मैंने पहले भी कहा आपसे कि अब जनता ने, राष्ट्र और महाराष्ट्र ने धृतराष्ट्र की राजनीति को समाप्त कर दिया है। तो ये राजनीति 10 सेकंड का जवाब, 10 सेकंड का जवाब। हाँ, 10 सेकंड। 24 बार कम से कम लोकतंत्र बोला होगा। चैलेंज करता हूं, डिप्टी सीएम दोनों, एक स्टूल वाले, एक चूने वाले, और मुख्यमंत्री खुद आए, अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़े, जीत ले। लोकतंत्र तो इजाजत देता है, आए लड़े तो अखिलेश जी भी तो लड़ सकते हैं उनके खिलाफ चुनाव। अखिलेश जी लड़ ले उनके खिलाफ चुनाव। इनको प्रॉब्लम है। अरे तो अखिलेश जी उनके खिलाफ लड़ लेना, अपनी सीट छोड़ करके, उसमें क्या दिक्कत है? परिवारवाद ये तो कहीं पर भी हो सकता है। अखिलेश जी उनकी सीट पर चले जाए लड़ने के लिए। का काम मत करें, रुक जाए। अरे सर, आप सवाल ही ऐसे खड़े कर रहे हो। मैम इनको प्रॉब्लम है, आ जाए लड़ने। लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, अरे यही तो लोकतंत्र है। आए ना, एक चुना मंत्री, एक स्टूल मंत्री और योगी आदित्यनाथ, तीनों में से कोई भी आ जाए, खुला चैलेंज है। आइए साहब, ठीक है। गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे क्या अखिलेश यादव? अरे हम वहां क्यों जाएंगे? परिवारवाद से इनको प्रॉब्लम है। हम तो परिवार को बढ़ाने, हम आपके तर्कों में नहीं जा रहे। अभी मैं चाह रहा हूं कि सुमित नागपाल के पास जा रहे हैं। सुमित नागपाल, आपको लगता है कि ये जो उपचुनाव के नतीजे थे, इन उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को बहुत इसका कहा जा रहा था कि बहुत इसके राजनीतिक मायने होंगे और इसके जो चुनाव के परिणाम है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत की दिशा तय करेंगे लोकसभा चुनावों के बाद, जिस तरह से जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद। आपको लगता है कि जो एक बाढ़ का पानी था दरअसल, जिसके तहत समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन जीता था, वो बाढ़ का पानी उतर गया और एक बार फिर जनता बीजेपी के साथ होली? देखिए, आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नजरिए से देखना पड़ेगा कि हमेशा ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश से होकर रास्ता जाता है उस कुर्सी के लिए। और जब पिछले नतीजे आए तो ऑब्वियसली एक बात जरूर देखने को मिली कि बहुत ज्यादा आत्ममंथन जो है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी में किया गया होगा। इसको हम मानते हैं, आप भी जानते हैं कि ऐसा जरूर हुआ होगा। और ये एक, मैं आपको बताऊं कि जब ये वाला जो चुनाव आया, उपचुनाव आया, तो एक तरह से उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता था, उत्तर प्रदेश के जो नेता थे, उनके लिए एक मौका था दोबारा से अपने आप को री एनर्जाइज करने का, दोबारा से तैयार करने का। क्योंकि अगली बार जो है चुनाव उत्तर प्रदेश
प्रदेश का खुद का होना है, मुख्यमंत्री और जो राज्य का जो चुनाव है वो होना है। तो मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव है ये एक तरह से संकेत दे रहा है कि वहां के कार्यकर्ता को ये समझ आ चुका है। जिस तरह का नारा दिया गया, बटेंगे तो कटेंगे, उसका एक मैसेज गया है उत्तर प्रदेश में, उस चीज को जनता ने समझा भी है। जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी जो पॉलिटिशियंस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के, वो मैसेज भी गया है। और दूसरी तरफ कार्यकर्ता को अब ये समझ आ चुका है कि अब हमें आगे की तैयारी करनी है। जब राज्य का चुनाव आएगा तो उस टाइम पे परफॉर्मेंस लेके आनी है। तो मैं ये कहूंगा कि एक तरह से ये उसका क्वालिफाइंग मैच जिस तरह हम कहते हैं कि उस तरह से इसको देखा जाना चाहिए। बहुत ज्यादा इस बार जान लगी होगी और आप इस चीज को भी समझिए। हमें बीजेपी मुख्यालय का भी रुख करना है, लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी एक एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं धनंजय गिरी जी से और तारिक खान से। तारिक खान, शुरुआत आपसे करते हैं। 2027 की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा था इसे, अब 27 तक क्या? मैम देखिए, जनता का मैंडेट ईमानदारी से आए, सर माथे। हम हारे हैं 2-2 विधानसभा, विपक्ष में बैठे हैं, रोल अदा किया। तब ये इस टाइप के हमने कोई एलिगेशन नहीं लगाए थे। खासकर अभी जो हम ये बात कह रहे हैं कि वोटर्स को पोलिंग स्टेशन से जाने से रोका गया, ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर कहा गया था तो बता। इसलिए मैं कह रहा हूं मैम, ईमानदारी से चुनाव हो, जनता हरा दे, सर माथे रखा जाएगा जनता के मैंडेट को, विपक्ष में बैठा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, सिंपल। लेकिन यह ना हो कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल जनता को वोट देने से रोका जाए। आगे ये भारत के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा संकेत होगा। इतनी सी गुजारिश। देखिए, निरंतर जीत को दर्ज करने का नाम ही नरेंद्र है। युग पुरुष नरेंद्र मोदी नेशन की नैया के खवे नरेंद्र मोदी नेशन को जिस ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे हैं और आम आदमी के जीवन में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमी जिस रफ्तार पकड़ रही है, माताओं बहनों का जिस तरह से सम्मान किया जा रहा है, तमाम योजनाएं चल रही हैं, जिस तरह से इज्जत घर बन रहे हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। आज 11,200 परियोजनाएं भारत में लंबित है और $2.3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है और $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर खड़े हैं। ऐसा विकसित हो रहा भारत, ऐसा आगे बढ़ रहा भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो नेशन जिस ऊंचाई पर पहुंच रहा है, आज मन से मून तक मोदी की जो गूंज है, ये हमारे साथ चुनाव में नहीं, राष्ट्र के हर कोने में दिखाई दे रही है। और जिन लोगों को दिक्कत है, विघ्न संतोषी लोग विघ्न संतोषी हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए परिवार के लिए, खुद के लिए, हमें सेवा के लिए चाहिए। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो, इदम राष्ट्राय इदम न मम, ये इस बार सफल हुआ। और हम लोगों ने जो कहा, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये राष्ट्र बटेगा नहीं, अब कटेगा नहीं, एक रहेगा, सेफ रहेगा, नेक रहेगा, आगे बढ़ेगा। तारिक खान जी को इससे भी दिक्कत थी, उसको इस नारे से भी दिक्कत थी, एक है तो सेफ है से भी दिक्कत थी पहले, अभी भी होगी शायद। नहीं मैम, एक है सेफ ऐसे नहीं, जहां कटेंगे, लेकिन उनके दिक्कत का हम लोग क्या कर सकते हैं? जहां ये वर्ड आएगा कटेंगे, वहां दिक्कत है, ये शब्द नहीं आना चाहिए। बाकी एक है, सेफ है, रहे सब लोग एक, क्या दिक्कत है? सबको कहिए एक रहे, भारत यूनाइटेड आना चाहिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में कटने पिटने की बात नहीं होनी चाहिए, एक रहे ये बात होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री के मुंह से कटने पिटने की बात अच्छी नहीं है। धनंजय जी देखिए, कटने का अर्थ वो अपनी संस्कृति के हिसाब से समझ रहे हैं। कटने का अर्थ होता है अपनी जड़ों से कट जाना, अपने मूल से कट जाना, अपने परिवार से कट जाना, अपने समाज से कट जाना। भारत के भूभाग को जो हिस्सा कट गया, हमसे बट गया, जो भारत माता के टुकड़े हो गए, वो उसको भी कटना कहते हैं। इस तमाम चीजों से कटे नहीं, हम बटे नहीं, हम एक रहें, हम नेक रहें। हम लड्डू को दाना दाना जोड़ करके त्योहार मनाने वाले लोग हैं, लेकिन जो किसी और तरीके से त्योहार मनाने वाले लोग हैं, उन्हें कटने का मतलब ठीक समझ में आता है। तो ये उनकी संगतियां हो सकती है, उनकी समझ की विद्रुपता हो सकती है। पर्सनल कमेंट मत करिए धनंजय जी, पर्सनल कमेंट मैं पर्सनल बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। हाँ। समझ की विद्रुपता हो सकती है, समझ की संगतियां हो सकती है। हमारी समझ से कटना, मुझे पर्सनल कमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। मुझे कटना मतलब जड़ों से पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूं कि अफगानिस्तान तक भारत था, अखंड भारत कब बनाने जा रहे हैं? और मोदी जी के इनिशिएटिव बताइए अखंड भारत बनाने के लिए, यहां से लेके अफगानिस्तान। तारिक खान जी, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी क्या स्लोगन देगी, क्या नारा देगी, वो उनकी पार्टी का मामला है ना। ये समाजवादी पार्टी तो तय नहीं कर सकती ना। जैसे आपके नारे आप तय करेंगे, ठीक है, जैसे आपके नारे आप तय करेंगे, वैसे आपने कहा कटेंगे से हमें प्रॉब्लम है, तो क्यों प्रॉब्लम है भाई? वो उनका नारा है, उनको चलने दीजिए। इन्होंने कहा, मैम सुन तो लीजिए, अभी इन्होंने कहा जड़ों से कट गए, तो जोड़ने का काम करिए ना। कब अखंड भारत बनाने जा रहे हैं? तारिक खान, वो उनका नारा है। सवाल तो पूछ लेने दीजिए मैम, सवाल तो पूछ लेने दीजिए। आपने कहा जड़ों से कट गए, भारत के खंड हो गए, अखंड भारत का नक्शा आपने संसद में भी लगाया। चलिए आगे बढ़िए, मैं पीछे हूं या आपसे आगे कूद जाऊंगा। चलिए अखंड भारत बनाइए, अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान
एक्सपैंड हो जाए, सब कब्जे में आ जाए। धनंजय चलिए जी 10 स्टेप्स बताइए योगी के। चलिए देखिए, अच्छी बात ये रिबा जी कि कुछ लोग जिनको कभी आप सोच कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो आज ये कहने लगे हैं कि कब अखंड कर रहे हैं। जिन्होंने खंड खंड किया, जिन लोगों ने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा किया, जिन लोगों ने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को मांग लिया, वो आज कहने लगे हैं कि कब जोड़ेंगे। ये सत्ता का, ये राजनीति का, ये राष्ट्रनीति का कितना बड़ा बदलाव है, इसी को साधुवाद है। कभी ईरान तक हमारी हुकूमत थी, कई वहीं से आई थी, कई प्रदेश हुआ करता था। अफगानिस्तान में हमारे दुशासन का अफगानिस्तान में रुक नहीं रहे हैं, उधर ईरान चले गए और ईरान से उधर यूरोप में चले गए, हम वहां तक कब्जा कर लेते हैं। इजिप्ट ले आते हैं, इजिप्ट के उधर वो तो थोड़ा यूरोप का स्विट्जरलैंड वगैरह भी इधर ही घसीट लेते हैं। चलिए मजाक के मूड में आप आइए, मजाक की अरे बात साहब थोड़ी ना हो, मजाक ये नहीं serious है, बात चल आप ही रही थी। कह रहे हैं बात ना, तो सुन लीजिए पहले। आप ही कह रहे हैं ना कि चलते हैं, मैं एग्रीड हूं आपके। और कब हमने अखंड भारत से हमने कब इंकार किया भाई, किसको कह रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लीजिए। मोहम्मद तारिक को ये बात कही जा रही है, और अगर स्पेशली मोहम्मद तारिक को कही जा रही है तो ये गलत है। किसी को उसके धर्म से जोड़कर नहीं कुछ कहना चाहिए। ठीक है, मैं मोहम्मद तारिक और तारिक त्रिपाठी भी हो सकता हूँ, एक कमेंट पार्टी का प्रवक्ता सुमित नागपाल के पास जी। सुमित, आपके पास आना चाह रहे हैं। जिस तरह से जो हीटेड डिस्कशन आप देख रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, मैं इसको आपसे आकलन चाहता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इसी तरह की राजनीति आप बदलती हुई और एक जिसको कहते हैं कि कुछ बदलेगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिशियंस है, राजनेता हैं, और साथ में वहाँ का जो कार्यकर्ता है, उसको मैसेज जो है वो एक जा चुका है कि भविष्य में उसको किस तरह का अपना कंडक्ट रखना है, किस तरह का काम करना है। क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस इस लोकसभा चुनाव में आया था, अब उनके लिए संभव नहीं है कि वो उतना रिस्क ले पाए। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे, और बहुत ज्यादा एक टक्कर होने वाली है आने वाले टाइम में। आप ये मान के चलिए कि जिस तरह का चुनाव हमने अभी देखा है उपचुनाव में, और जिस तरह का लोकसभा का चुनाव देखा, तो बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर जो है उसकी आप उम्मीद रख सकते हैं भविष्य में। मैं ये कह सकता हूं कि आसान चुनाव नहीं रहने वाले, चाहे भाजपा हो, चाहे उसके एलाइज हों, चाहे या फिर समाजवादी पार्टी हो, उनके एलाइज हों। बड़ी कांटे की टक्कर जो है वो आने वाले टाइम में आने वाली है, जब राज्य के चुनाव होने वाले हैं। जी, निश्चित तौर पर राज्य के चुनाव होने वाले, और शायद यही वजह है कि ये बेहद महत्वपूर्ण इन उपचुनावों को कहा जा रहा था। और मैं एक बार फिर से तारिक खान के पास आऊँगा। तारिक खान, आपको लगता है कि ये जो जब इस बात की सेमीफाइनल की और क्वालिफाइंग मैच की इस तरह की हो रही है, तो 2027 के लिए आप कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से स्थितियाँ चलती रही फिर तो आपके लिए वॉकओवर वाली बात हो जाएगी? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि हम जो अभी चुनाव हुए ये बहुत निष्पक्ष नहीं रहे, आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आगे कैसे लड़ेंगे फिर? आगे इस बात को चुनाव आयोग को संज्ञान में लाया जाएगा कि आगे कोई भी चुनाव हो तो वो जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स हैं उनके निगरानी में हो, और ऑब्जर्वर्स जो हैं उनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्वर भेजती है, इलेक्शन कमीशन भेजता है। इस तरीके के एन नंबर्स ऑफ स्टेप वी आर वर्किंग ऑन दैट। वो बनाकर हम चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब चीजें की जाए। उपचुनाव होते रहे हैं, तुरंत बाद 2 बाई इलेक्शन लोकसभा के हुए थे, 17 के बाद हम जीत गए थे, गोरखपुर और इलाहाबाद का। उसके बाद बाई इलेक्शन हुए, रामपुर के हम हार गए। तो बाई इलेक्शन होते रहे, हम जीते भी हैं, हम मानते हैं हम हारे भी हैं। इसका नतीजा क्या होगा ये कहना, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। एस्ट्रोलॉजर केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जो डिप्टी सीएम में बताते हैं ये 2 सीट जीतेगा 1 सीट। मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूं, मैं ये कह रहा हूं जो नतीजे आएंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, जनता का मैंडेट सर माथे है, बिल्कुल जनता हमें हराएगी। 10 साल 20 साल 50 साल तक हराती रहे, विपक्ष का रोल अदा करते रहेंगे। सत्ता की भूख नहीं, एकदम ईमानदारी से चुनाव हो, जनता मैंडेट दे। हमने इस तरीके के सवाल ना पहले उठाए थे, अब इस बार जो हुआ, हम चुनाव आयोग के पास इन डिटेल जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि एन नंबर्स ऑफ स्टेप्स उठाए जाए ताकि फर्दर ये चीजें ना हो और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सके, जिसके लिए भारत के चुनाव प्रणाली में काफी बदलाव भी किए गए और काफी चेंजेस भी देखे। मगर अगर फिर से वो दौर लौट के आएगा वाया पुलिस तो वो गलत हो, हम इस चीज का विरोध भी करें। ठीक है, वैसे बार बार इस बात की बात कही जा रही है कि ये इस बात का आकलन करने की ज़रूरत है, कम से कम इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आखिर जब चुनाव हुआ तो सिर्फ क्या यही वजह है, अदरवाइज आप क्या सारी सीटें जीत जाते? ऐसा तो नहीं होता।
तो कम से कम नहीं होता। इस बात का आकलन किया जाना चाहिए। लेकिन अब अगर आपकी जिद है इस बात को लेकर के कि नहीं, होनी हम चाहिए, हम होना चाहिए। हम अगर इसी को लेकर करेंगे तो हम जाहिर तौर पर आपके ऊपर हमारा कोई बश या कोई फोर्स नहीं है। मैं सुमित नागपाल से होना चाहिए, जी जी होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। तो हार की मंथन वजहों का करेंगे, मंथन आगे होना का चाहिए। रोड मैप क्या है? दरअसल मैं आपसे ये बिल्कुल। समझना चाहता हूं, थोड़ी सकारात्मक सियासत की बात करें ना। देखिए, आगे का रोड मैप विधानसभा की तैयारी हर स्तर पे की जाएगी, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एक सिर्फ वजह है, मगर अगर 10 फैक्टर्स हैं तो दिस इज वन ऑफ देम। और भी वजह होंगी चुनाव हारने की। हम 7 सीटें हारे हैं, उन पे गहन अध्ययन किया जाएगा, वजह खंगाली जाएगी, क्या है, क्या हमारा जो एक तरीके से कनेक्ट है वो बेहतर नहीं बन पाया, वजह हो सकती है। ये भी अच्छा होता है हम हार के बाद वापस लौटें, उसका मंथन करें, उस वजह को करेक्ट करने की कोशिश करें जो ज्यादातर पार्टी करती है, वह भाजपा करती है, कांग्रेस करती है। हम भी उसी चीज को अपनाएंगे, 1-2-3 में वो चीज शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपके पास दोबारा आएंगे, इन हार के कारणों की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार हम वापस आ रहे हैं सुमित नागपाल के पास। सुमित, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब हम बात उत्तर प्रदेश के सियासत की करते हैं, आपने देखा कि ये चुनाव जो रहा, उपचुनाव रहा, इसमें तमाम नारे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपको लगता है कि ये इन नारों ने भी कुछ इनका भी कुछ असर दिखा आपको? कैसे आकलन करेंगे इनका? जब भी इस तरह के नारे दिए जाते हैं, मैं आपको बताऊं, इनका एक इम्पैक्ट जरूर आता है जनता के ऊपर। आप ये माने चाहे ना माने, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर होता है इस तरह के नारों का। और जिस तरह की घटनाएं जो है पब्लिक मेमोरी में रहती हैं, मैं किसी घटना का नाम नहीं लूंगा इस टाइम, लेकिन जब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं देश में जो एक पब्लिक मेमोरी में रह जाती हैं और वो मेमोरी है उसको रिफ्रेश कर देते हैं नारे, तो उनका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और मैं एक बात बताऊं, जो राजनेता होता है बड़ा समझदार और बड़ा सधा हुआ व्यक्ति होता है, उसे पता होता है कि जनता की जो नब्ज है उसको किस तरह पकड़ना है। तो मैं आपको बताऊं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ये लोग वो हैं जो ये जानते हैं कि जनता की नब्ज को कैसे पकड़ा जाए, ये पहचानते हैं, ये अपना कैंपेनिंग उस हिसाब से करते हैं, ये अपने नारे उस हिसाब से बोलते हैं, ये अपने भाषण जो है वो उस हिसाब से करते हैं। तो एक कनेक्ट जो है वो बना लिया जाता है जनता के साथ, और उसके जो परिणाम है वो हमको देखने को मिलते हैं। तो मैं इतना तो मानता हूं कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर रहता है इन नारों का। जी, निश्चित तौर पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। हमारे साथ में एक और मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं देख पा रहा हूँ मदन मोहन जैड़ा जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। एक बार मदन जी, आपसे अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात थोड़ी सी कर लें और इसकी शुरुआत करें। जब हम इन चुनावों के आकलन की बात करते हैं, सबसे बड़ा जब प्रश्न चिन्ह या ये कहा जाए कि जिसके भविष्य की बात करते हैं, तो वो होता है शरद पवार और उद्धव ठाकरे और इनकी पार्टियों का। कैसे आकलन करेंगे इन चुनावों का? क्या असर आप देख रहे हैं इन दोनों ही दलों पर? देखिए, महाराष्ट्र के जो चुनाव के नतीजे हैं वो स्पष्ट तौर पर ये दर्शाते हैं कि जो एनसीपी और शिवसेना है, वो जो नई एनसीपी और नई शिवसेना बनी है, उनको ही जनता ने वास्तविक शिवसेना और एनसीपी के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो ये एक सबसे बड़ा संकेत है, और ये संकेत चौंकाने वाला भी है, और इसकी उम्मीद लोगों को बहुत कम थी कि ऐसा होगा। लेकिन शिवसेना जो एकनाथ शिंदे है, इस पर जनता ने अपना पूरा विश्वास व्यक्त किया है। मुझे लगता है कि विश्वास इसलिए व्यक्त किया गया है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि परिवार से बड़ा आइडियोलॉजी है। जो आइडियोलॉजी शिवसेना की थी, जो आइडियोलॉजी बाला साहब ठाकरे की थी, उस आइडियोलॉजी को अगर किसी ने बनाए रखा है तो मुझे लगता है कि वो एकनाथ शिंदे ने बनाए रखा है। यही जनता ने इसमें मैसेज देने की कोशिश की है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, शरद पवार की बहुत बड़े लीडर है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की राजनीति में उनके बगैर कभी कुछ पत्ता नहीं हिलता था, लेकिन आज जब जनता ने जनादेश दिया, जनता ने अपना फैसला सुनाया, तो उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने एक जो एनसीपी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी है वो अजीत पवार को माना है, न कि शरद पवार सुप्रिया सुले को माना है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अजीत पवार में विश्वास व्यक्त किया है, और अजीत पवार एक एनसीपी के जो वास्तविक एनसीपी है उसके बड़े लीडर के तौर पर उभर के सामने आ गए हैं। ये एक बड़ी बात है जो लोकसभा चुनाव में हमें नहीं दिखा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई दूसरे फैक्टर भी रहते हैं। विधानसभा चुनाव में लोकल फैक्टर ज्यादा हावी होते हैं, और वो इस बार स्पष्ट दिख गया है, चाहे वो एनसीपी का मामला हो, चाहे वो शिवसेना का मामला हो। तो दोनों शिवसेना और एनसीपी को लेकर स्थिति महाराष्ट्र की जनता ने साफ कर दी है, और मुझे लगता है कि ये बड़ा संदेश है भारतीय राजनीति के लिए, जहां पर ये माना जाता था कि आपका जो वोट बैंक है पीढ़ी दर पीढ़ी
आपको समर्थन करता रहेगा। अब ऐसा होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र से ये संकेत हमें मिलने शुरू हो गए हैं। जी, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र से ये संकेत मिलने शुरू हो गए। हमारे साथ तुषार रसल, शिवसेना उद्धव भाई ठाकरे के गुट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार जी, स्वागत है आपका। और जो ये मैंडेट आया है, कहाँ चूक हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई? ऐसे नहीं कहूंगा कि कुछ चूक हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। सबसे पहले तो आपके नेता ने कहा है कि कोई सीक्रेट है जो ढूंढना होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी जीत के आए हुए लोगों को बधाई दूंगा। दूसरी चीज है कि आप जो निकाल आए हैं, जो चुनाव के निकाल है, वो जनता के लिए अविश्वसनीय, संदिग्ध है। लोगों में चर्चा ऐसी चल रही है कि हमने वोट किसी और को दिया था और जीत के कोई और आए। एक्चुअल देखा जाएंगे तो लोगों के जहन में ये बात चल रही है कि ये जो विजय है ये एटीएम है, ईवीएम मशीन का विजय है। तो अगर देखा जाए, जैसे साहब ने अभी कहा कि लोगों ने बता दिया है कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना या असली राष्ट्रवादी कांग्रेस या नकली राष्ट्रवादी कांग्रेस कौन है, ये ऐसा कुछ नहीं है। लोग अभी भी टेंशन में है, संदिग्ध निकाल आने की वजह से लोगों के मन में आज भी यही आ रहा है कि ऐसे रिजल्ट, अभी अगर आप 2 या 3 दिन पहले पीछे जाएंगे तो जितने भी न्यूज चैनल थे, उन्होंने जो एग्जिट पोल दिखाया था उसमें अगर आप देखेंगे तो कांटे की टक्कर होने वाली थी। अभी आप न्यूज चैनल वाले ही एग्जिट पोल दिखाते हैं और आज अलग रिजल्ट लग जाता है, तो इसमें कुछ तो तफावत है। मींस अगर देखेंगे तो अलग ही कुछ रिजल्ट आया हुआ है। तुषार जी, आपको पता है, तुषार जी आपको पता है कि कांग्रेस इन नतीजों को स्वीकार कर चुकी है। उनका कहना है कि भाई जो नतीजा है उसको हमारे सर माथे पर जनता का मैंडेट स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस कहा करती थी कि ईवीएम गड़बड़ है, जहां हारेंगे वहां ईवीएम गड़बड़ है। अब आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, जनता ने वोट दिया और ईवीएम में निकला। आप सारे लोगों से तो पूछने गए नहीं होंगे, इसीलिए काउंटिंग की व्यवस्था है। जितने भी देखिए, मैं आप दिल्ली में बैठे होंगे या साहब जो किधर है, यूपी में रहेंगे या किधर भी रहेंगे, हम खुद फील्ड पे घूमते हैं। तो फील्ड पे जब घूमते हैं, महाराष्ट्र में घूमते हैं, तो लोगों से चर्चा होती है और हमारे पार्टी के जो लोग नहीं है उनसे भी हमको यही पता चलता है कि ये रिजल्ट अपेक्षित नहीं था। तो इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका जवाब, ठीक है, इसका जवाब मदन मोहन जैड़ा से लेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, इसके बाद भी डिस्कशन जारी रहेगा ब्रेक के बाद। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये हमारा जीवन साथी भी है। जब कोई बात बिगड़ जाए या मुश्किल पड़ जाए तो ये गले लगा लेता है। अगर हम पढ़ना चाहे तो ये बत्ती जला देता है। शौच के लिए अंधेरा होने तक रुकने नहीं देता ये। हमारे बच्चों की शादी में रुकावटें आने नहीं देता ये। पानी को छत से नहीं, नल से हम तक लाता है। ये छत पर एक और छत सजाता है। ये हमारी आय बढ़ाता है, हमारा हाथ बटाता है। तभी तो आज बीमारियां, कठिनाइयां घर के बाहर होती हैं और सुकून अंदर। कच्चे घर में रहते थे, बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते, दबे हुए रहते थे, आत्मविश्वास नहीं था। पक्का घर मिलते ही दीवारें नहीं, पक्की छत नहीं, जिंदगी आत्मविश्वास से भर गई। PM आवास, 4 करोड़ से अधिक परिवारों को सुकून, सुविधा, स्वाभिमान। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं।
कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों की। और महाराष्ट्र में जिस बड़ी जीत जो हासिल हुई है उसको लेकर के एक जश्न का माहौल है बीजेपी में। ये ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है और JP नड्डा पार्टी के अध्यक्ष वहां पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी के मुख्यालय में पहुंचेंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। PM मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय, दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। महाराष्ट्र और कई राज्यों के उपचुनावों में जीत का जश्न मना रही है बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। JP नड्डा पार्टी अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर वो भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी के जो भी शीर्ष दिग्गज नेता हैं वो पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और एक बार वापस लौटेंगे अपने मेहमानों के पास और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये चर्चा में पहले प्रोफेसर नवीन कुमार जो कि नेता हैं NCP अजीत पवार गुट के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। और प्रोफेसर नवीन, अभी तुषार रसल कह रहे थे कि दरअसल ये जो मैंडेट आया है वो उनको स्वीकार्य नहीं है, जनता का ये मैंडेट नहीं है और ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है, EVM में दिक्कत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, NCP के संदर्भ में तो हम इतना ही कहेंगे कि पहले ये इस्तेमाल हुआ, उसके बाद विश्वास जगा NCP में। लेकिन महायुति गठबंधन में जो 3/4 मेजोरिटी या प्रचंड मेजोरिटी के साथ जो गठबंधन आया, वो इस बात का द्योतक है कि महाअघाड़ी के लोगों ने जिस तरह से नैरेटिव में लोकसभा को लूटा या लोकसभा जीत की, उसमें जनता लगा कि उसके विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया है, छला गया, ठगा गया है। और उसी के रिएक्शन में उसने इस बार के चुनाव में विधानसभा में जमकर वोटिंग किया। हम कहते हैं कि अगर सिर्फ हमारी जीत अपने ही योग्यता के आधार पर हो रही थी तो हम सरकार में तो लौटना ही था, वो आते हैं। लेकिन 3/4 मेजोरिटी इस बात का द्योतक है कि कोई भी आदमी सभी आदमी को सब दिनों तक बेवकूफ बना के नहीं रख सकता। ये महाअघाड़ी को शिक्षा मिली है। उन्होंने जो नैरेटिव तैयार करके गुमराह किया आम जनता को, आम जनता ठगी महसूस की और वही विधानसभा चुनाव के परिणाम में आपको दिखाई दे रहा है। सुपरा साफ कर दिया। ऐसा होता है। 50 का आंकड़ा पार करते करते हाफ रहे 50 पार्टियां। लेकिन वो तो इनको मान नहीं रहे। वो उद्धव ठाकरे का कहना है, उद्धव ठाकरे भी ये कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता तुषार जी यहाँ बैठे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो दरअसल मैंडेट आया है इसको स्वीकार नहीं करते हैं, ये जनता का मैंडेट नहीं है। वाह वाह वाह। अब जनता क्या करेगी? 0 पर आउट कर दें इनको। वो अभी आगे जिस तरह की अगर इनमें सुधार नहीं हुआ, समय रहते ही अपने आप को, अपनी गलतियों को या जनता के जो भी मैंडेट मिला है उसको अगर स्वीकार नहीं किए तो जनता इनको वह भी सबक देने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए सचेत रहें और जनता के मैंडेट को स्वीकार करें। और हमारी सरकार 3/4 मेजोरिटी से आई है तो महाराष्ट्र का इतिहास बदल दिया और महाराष्ट्र का इतिहास हिंदुस्तान का इतिहास बन गया है अब। ठीक है, मदन मोहन जड़ा जी, ठीक है, आपका पॉइंट आया।
मदन मोहन जाड़ा जी, मदन जी जी मैं आपके पास आता हूं। तुषार जी, आपका पॉइंट दरअसल जो है वो मैं उस पर चाह रहा हूं आकलन मदन मोहन जाड़ा जी का भी। मदन मोहन जाड़ा, आप ये सारी चर्चा सुन रहे हैं, जिस तरह से ईवीएम के ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा, और जाहिर तौर पर उनके प्रवक्ता हैं यहाँ पर, तो वो भी इसी बात को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है भारतीय राजनीति में कि अगर चुनाव जिसमें आपको लग रहा हो कि आपकी जीत होगी और जनता वहां पे हरा दे रही, क्योंकि जनता बहुत, आपने देखा कि बड़ी साइलेंट वोटिंग होती है आजकल। सब कुछ कोई कहता नहीं है खुल करके, और क्या कहता है, वोट जाकर किसको देता है, ये अलग बात होती है। तो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं राजनीतिक दल। देखिए, बिल्कुल ये दुर्भाग्य, 2 राज्यों के चुनाव हुए हैं, आज एक राज्य के नहीं 2 राज्यों के नतीजे आए हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी थी तो क्या वो ईवीएम झारखंड में इस्तेमाल नहीं हुई? क्या झारखंड में मतपत्रों से मतगणना हुई है? तो ये बात हमें पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में ईवीएम खराब होगी और झारखंड में ईवीएम ठीक है। एक पिछले भी चुनाव हुए थे, जम्मू कश्मीर में बीजेपी चुनाव हार गई थी, लेकिन सवाल यह है कि जबकि जम्मू कश्मीर का पूरा तंत्र केंद्र सरकार के हाथ में, लेकिन वहां पर फिर ईवीएम में कैसे बीजेपी चुनाव हार गई? तो वहां पर बीजेपी के लिए जीतना सबसे आसान था अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो मुझे लगता है कि ईवीएम के सवाल को उठाना नेताओं को बंद करना चाहिए, और जो जमीन पे वास्तविकता है, जो उनकी रणनीति की चूकें हैं, उसको अपना ठीक करे, अपनी कैसे वो बेहतर कर सकते हैं। ये हर पार्टी का हक है कि वो और बेहतर करे, वो दूसरी पार्टी से चुनाव जीते, ये उसका एक राइट बनता है। वो अपनी रणनीति सुधारे, बजाय इस बात के आरोप करने के, किसी मशीन पे जिम्मेदारी ठहराने के या किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने के। मुझे लगता है कि उसको अपनी रणनीति में सुधार करना चाहिए। ठीक है, तुषार रसल, आपने सुना कि जो गेस्ट है वहां पर राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि आपको अपनी रणनीति, दरअसल ये आपका अब एक ये लगता है कि हार सीधे स्वीकार करने के बजाय हार का ठीकरा किसी पर फोड़ दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है सर। एक्चुअल देखा जाएगा तो 2.5 साल में पूरे भारत में जो नहीं हुआ वो फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में हुआ है। आज तक हमने देखा है कि बहुत से एमएलए एमपी एक पार्टी छोड़ के अलग पार्टी में गई है। यहाँ पार्टी ही छीन ली गई है, पार्टी का जो इलेक्शन चिन्ह है वो भी छीन लिया गया है। छीन लिया गया से क्या मतलब है? दरअसल ये तो सारा एक देखिए एक प्रोसेस है, और आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, तो ये कहा जाए कि छीन लिया गया। दरअसल आपके देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है क्या? सुन तो लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2.5 साल में एक भी निर्णय दिया नहीं है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट अरे बात भी सुन लीजिए, मैंने पहले प्रश्न तो पूछ लूं। अरे आप जवाब दीजिएगा, पहले सवाल तो सुन लीजिए। अरे तुषार जी, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये उद्धव ठाकरे के ऊपर, यही तो उनके ऊपर प्रश्न लगाया जा रहा था कि जिस राह पर बाला साहब ठाकरे चला करते थे उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया, इसलिए उनके साथ के जो लोग थे वो उनके साथ नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि छीन लिया गया। ऐसी कौन सी बात है जहां उद्धव साहब बाला साहब के राह पे नहीं चल रहे थे? आप मुझे बता सकेंगे? हमेशा कांग्रेस के विरोध की उन्होंने राजनीति की, आप कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मुझे इंदिरा गांधी जी को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था बाला साहब ने? ये झूठ है क्या? इंदिरा गांधी जी को बाला साहब ने सपोर्ट किया नहीं था क्या? ये मुझे बताइए। अच्छा, इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था, तो आपकी जो सियासत थी उससे आपको लगता है कि कोई यू टर्न नहीं लिया आपने? आप शरद पवार कांग्रेस के साथ में पहले से भी थे, और आप हमेशा 20 वर्षों तक आप उनके विरोध में रहे या नहीं रहे? सर मुझे एक बात बताइए। सबसे पहले मैं 2 शब्द बोलता हूं, आप उसके बाद मुझे प्रश्न पूछिए। ठीक है। हाँ, क्या है कि महाराष्ट्र में बीजेपी जो बड़ी है आज तक, वो शिवसेना की उंगली पकड़ के ही बड़ी है। शिवसेना को बड़ा भाई कह के उसके पीछे पीछे ही चली है, और उसके बाद ये बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी है। बढ़ने के बाद जब कुछ क्लैशेस हो जाते हैं बीच में, तो रात का जो ये था शपथ विधि था, ये सबसे पहले किसने किया था? उद्धव साहब पहले दूसरे पार्टी के पास गए थे क्या? ये बीजेपी के ही लोग अजित पवार को लेके रात का शपथ विधि किया नहीं था क्या? अगर उन्होंने हमारे पीठ में खंजीर घोंपा तो हम अलग स्टेप नहीं लेंगे क्या? ठीक है, आप मुझे बताइए। सबसे पहले जो हमारी आघाड़ी थी, हमारी युति थी, युति में सबसे पहले नमक किसने डाला? दूध में नमक डालने का काम किसने किया? और मुझे इतना ही पता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया अभी तक, इसका अर्थ यही होता है कि ये गलत चल रहा है सब। अगर
मैं आपको बोलता हूं ना कि 2.5 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय नहीं दे रही है। और जैसे जो पीछे बैठे हुए साहब थे उन्होंने बताया कि ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलने वाले लोग हैं ये बीजेपी के, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो गॉड लविंग पीपल नहीं है, इधर गॉड फियरिंग पीपल है। कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे? अब आगे क्या करेंगे? आप देखिए, आप की मैं देख पा रहा हूं। आप एक मिनट सर, आज आपका अभी का ही ट्वीट देख लीजिए, किसका? ये अपने फडणवीस साहब का अगर आप ट्वीट देखेंगे, उन्होंने ट्वीट में कहा है एक है तो सेफ है। ये एक है तो सेफ है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि वो धमकी दे रहे हैं सामने वाली पार्टियों को कि आप अगर हमारे साथ हो तो ही सेफ है, वरना आप सेफ नहीं है। जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं थी वो सब हमारे जितने भी उम्मीदवार थे उनके पीछे लगाई दी गई थी। जो भी कुछ हो रहा था हमारे तो खिलाफ चुनाव ही से हो रहा पहले था। की चीजें देखिए, ये अब जब नारों का आकलन तो जरूर किया जाएगा। चुनाव की पहले की चीज जो है उसी से ही चुनाव के रिजल्ट पे असर पड़ता है। मैं पूछ रहा हूं आगे क्या करेंगे तुषार जी आगे आप क्या करेंगे? 20 सीटों पर सिमट गए आप लोग। देखो कैसा है, चुनाव के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं, जो जीतता है वही सिकंदर होता है। हम उनकी जीत को नाकारते नहीं है, हमने उनको बधाई दी है। सबसे पहले मैं बधाई देता हूं फडणवीस साहब को, बाद में एकनाथ शिंदे साहब को, अजित दादा पवार को, कि वो अपनी सरकार बनाए, अच्छी तरह से वो चलाए। जितने भी वादे किए, कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी जब बनती है तो वो लोगों के विकास के काम के लिए ही बनती है। तो उन्होंने अभी लोगों का, उनको लग रहा है कि लोगों का मैंडेट है, उनको लोगों ने उनको जीत के दिया है तो लोगों के लिए करे। अभी जो लाडली बहन जो वो बोल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको रोक लगाई है 2100 रुपए देने के लिए। सबसे पहले वो चालू कर दे, सबसे पहले वो जो है वो चालू करे। और अभी ऐसा नहीं बोले कि ये तो, जैसे मोदी साहब ने पीएम चुनाव के बारे में बोला था, ये तो चुनावी जुमला है, अभी है हमको सुनना नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों ने सोयाबीन के दर के लिए झगड़ा किया था, कपास के दर, इसके लिए झगड़ा किया था, कपास के दर बढ़ के लिए। बाद में महिला सुरक्षित नहीं है महाराष्ट्र में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसका। ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रोफेसर नवीन कुमार से। महाराष्ट्र की जनता, ये सब होते हुए महाराष्ट्र की जनता इनको जिता के कैसे दे सकती है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रोफेसर नवीन कुमार से। प्रोफेसर नवीन कुमार, क्या रोड मैप है आगे का? ये कह रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो ये उसकी रखवाली के लिए मौजूद है विपक्ष में, अब तो रहेंगे ही। एकदम, ये हमारे साथी प्रवक्ता ने जो कुछ कहा है, एक तो ऑब्जेक्शन जो कर रहे हैं बेकार की कर रहे हैं। जनता के मैंडेट को स्वीकार कीजिए और अपनी गलती को सुधार कर आगे बढ़िए, यही होता है। जिस तरह लोकसभा में हमको मैंडेट मिला, हम अपनी गलती को करेक्ट करके फिर आगे बढ़े और जीत हासिल किए। जहां तक आपका ये सुझाव है कि जो हमने वादे किए, 1 मिनट भाई, जो हमने वादे किए हैं उसको पूरा करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिनांस मिनिस्टर कौन है आपका? अजीत पवार साहब है। वो पूरा फिनांस को देखकर ही, लोड को समझकर ही वो लाडली बहन योजना के तहत बढ़ाने की जो बात किए थे, उनके पास वो फंड रेज करने की ताकत है। आप लोग बिना कहे हुए 3000 कर देंगे, 5000 कर देंगे। क्या हाल किए हैं हिमाचल प्रदेश को? वहां के सरकारी लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है। 10,000 से ज्यादा पैसे निकालने के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ रही है। ये हाल कर दिया आपने। कर्नाटक का वही हाल कर दिया। और आप हमको सुझाव दे रहे हैं, आपके सुझाव में रहेंगे तो हम महाराष्ट्र को डुबो देंगे। आप अपना सुझाव खुद रखिए, हम खुद देख रहे हैं। हमारे पास विजन है, हमारे पास नेता और नेतृत्व का कमी नहीं है। आपसे आग्रह है, तोड़-जोड़ का विजन है आपके पास, हमको करने दीजिए। तोड़-जोड़ का विजन है आपके पास। ठीक है, चलिए अब उस पे ये चर्चा का आज विषय नहीं है। एक मिनट जरा सा हमको और समय जोड़ने दीजिए। जी। अरे 2.5 साल में हमारी सरकार ने, तुषार जी बीच में मत बोलिए। तुषार जी देखिए, इतनी अच्छी चर्चा चल रही है, उन क्यों नहीं रहे हैं? 2.5 साल में हमारी सरकार ने यह परफॉर्मेंस करके दिखाया कि अभी पूरे देश में सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर महाराष्ट्र में आ रहा है। दूसरी चीज, आप भी गौर कीजिएगा भाई, एंकर आप हैं, शायद ही कोई बोल पाया होगा ये कठोर सत्य। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ है, जबकि महाराष्ट्र के कई इलाके हैं जो नक्सलवादी इलाका है। क्यों नहीं 2 या 3 चरण में वहां चुनाव कराया गया? क्योंकि हमारी सरकार ने सख्ती से कामयाब सरकार चलाई और लॉ एंड ऑर्डर को कब्जे में रखा।
जिससे उत्साहित होकर चुनाव आयोग ने एक चरण में चुनाव कराकर सफलता प्राप्त की। ठीक है, आप बोलिए क्या बोल रहे थे? सुरक्षित है, लाडली बहन कहते हो, महिलाएं सुरक्षित है महाराष्ट्र में। अरे देखिए, अभी ये चर्चा का विषय नहीं है। देखिए, ये चर्चा का विषय नहीं है, इस पर हम आएंगे, आप विधानसभा में सवाल उठाइएगा। अभी आज चुनाव हुआ है, पब्लिक ने मैंडेट दिया है और बुरी तरह से आपके इंडिया गठबंधन को हरा दिया है, ये आप स्वीकार करिए। फिलहाल मैं मदन मोहन जैड़ा के पास जाऊंगा। एक ही बात बोलूंगा, जेपी नड्डा जी जब महाराष्ट्र में आए थे, उन्होंने वन नेशन वन पार्टी का घोषणा किया था। अगर ये डेमोक्रेसी में किया था, इसका लाइव रिकॉर्डिंग वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, उस पे हम कभी चर्चा करेंगे तो आपको बुलाएंगे। अभी हम मदन मोहन, ठीक है, वन पार्टी, उनको वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। मैं मदन मोहन जैड़ा जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, हम अपने इसको डिबेट को डिरेल नहीं करेंगे। आज हम जेपी नड्डा के उस ऐलान पे हम वन नेशन वन इलेक्शन जो आप कह रहे हैं, वन नेशन वन पार्टी, वो आप उसका आकलन करते रहिए, मैं आज उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं मदन मोहन जैड़ा जी के पास जा रहा हूं। मदन मोहन जैड़ा जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, उद्धव ठाकरे की जो आपने देखा कि तुषार जी और जो उद्धव ठाकरे के अपने अभी स्टेटमेंट्स जो आए हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि हम बधाई तो देते हैं लेकिन इस मैंडेट को ये दिल से स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि इसमें कुछ सीक्रेट छुपा हुआ है। आखिर हम हारे क्यों? जनता ने हमको जिताया है लेकिन फिर भी हम हार गए हैं, ईवीएम में कुछ गड़बड़ हुई है। इस मनोदशा के साथ में आगे आने वाली जो सियासत है, जो महाराष्ट्र की, उसको कैसे आकलन करेंगे और खास तौर पर कितना चैलेंज होगा उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए अपने आप को आगे उसकी एकजुटता बनाए रखने में और उसको कार्यकर्ताओं में उत्साह के साथ आगे बढ़ने में? क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि आखिर जब ये असली और नकली की बात हो रही थी तो पब्लिक ने तो बताया है कि किसको ज्यादा वोट दिया है, समझ में आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ये आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लड़ाई है वो विचारधारा की है। यहाँ पर लड़ाई सिर्फ एक जमीनी कार्यकर्ताओं की नहीं है, सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे को खुद को रिवाइव करना है, खुद को नए सिरे से अपने को खड़ा करना है, तो वो किसी भी गठबंधन के अलावा या तो वो इंडिपेंडेंट उनको काम करना होगा, सबसे अलग होके उनको खुद से फिर से खड़ा होने की जरूरत होगी। वो उनको महाविकास अघाड़ी से उनको बाहर निकलना होगा। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। महाविकास अघाड़ी में उनका कोई भविष्य नहीं है, ये चुनाव नतीजों ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो महाविकास अघाड़ी से बाहर आए, 5 साल मेहनत करें और अगले चुनाव में फिर लड़ें और फिर से अपनी जो एक शिवसेना की जो एक दूसरी बड़ी पार्टी की पोजीशन थी, पिछले कुछ चुनावों से लगातार हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होती थी और सेकंड पार्टी शिवसेना होती थी, तो उनको उस रास्ते पर फिर से खड़ा होना है तो उनको जमीन पर मेहनत करनी पड़ेगी और अलग होना पड़ेगा, सबसे महाविकास अघाड़ी से अलग होना पड़ेगा। अगर वो महाविकास अघाड़ी के साथ रहेंगे तो बात घूम के बात वही आएगी कि वो किस विचारधारा को साथ दे रहे हैं, क्या वो बाला साहब की विचारधारा है या नहीं है। क्योंकि शिवसेना का भी जो भी जनाधार है वो बाला साहब ठाकरे के नाम पर है, इंडिविजुअल किसी का उसमें कुछ नहीं है। ये एक परिवार की पार्टी है जो आगे से पीछे बढ़ती जा रही है। अगर आप बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलेंगे, अगर उनकी विचारधाराओं पर चलेंगे, तभी ये पार्टी अपने को राजनीतिक रूप से स्थिर कर पाएगी, वरना यही स्थिर रहेगी, 15, 20, 10, 20 सीटों पर स्थिर हो जाएगी। ठीक है, तुषार रसल, अब आपके पास आते हैं और अब आप बताइए कि आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से 2.5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और शरद पवार जी ने और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया हुआ था, बीच में सारा जो चीज हुआ, उसके बाद जब चुनाव आए तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से भी इनकार कर दिया। आपको नहीं लग रहा है कि शरद पवार और कांग्रेस ने ज्यादा खेल किया उद्धव ठाकरे और आपकी पार्टी के साथ बनस्पत बीजेपी, जिसको आप अपना शत्रु समझ रहे हैं? शत्रु आपके गठबंधन में बैठे रहे, मैं सियासी शत्रु की बात कर रहा हूं। ऐसे हमको तो लग नहीं रहा है, क्योंकि षणमुखानंद में जब एक पार्टी का आयोजन हुआ था, वो टाइम पे खुद उद्धव साहब ने बोला था कि इधर बैठे हुए किसी को भी आप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दीजिए, जिसका नाम आप लेंगे उसके लिए मैं रेडी हूं। उद्धव साहब को कभी भी मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं थी इस बार तो, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले बहुत बारी कोशिशें की, यहां आकर सोनिया गांधी तक से मिले, तमाम मिले, लेकिन उनको चेहरा तो बनना ही चाहते थे। वो ये बड़ा ओपन सीक्रेट है, मुझे लगता है राजनीति में जो लोग भी है वो सबको पता है ये बात।
राजकारण में इथिकल राजकारणी और बदमाश राजकारणी, इसमें बहुत फर्क होता है। उद्धव साहब का आप नेचर देखेंगे, उद्धव साहब का आप पॉलिटिकल करियर देखेंगे, एकदम इथिकल आदमी है। जैसे उनको पिछली बार उन्होंने कैसे 2 मिनट में राजीनामा दे दिया, राजीनामा दिया कि नहीं? दूसरा कोई उसके जगह पे होता, उद्धव साहब के जगह पे अगर दूसरा कोई आदमी होता तो अलग तरीके से खेल खेलता था और इनको कभी ऊपर आने ही नहीं देता था। एकदम सीधा साधा आदमी है, लोगों ने उनको पसंद किया है एज ए कुटुंब प्रमुख, महाराष्ट्र के कुटुंब प्रमुख है वो। आपने देखा रहेगा कि कोविड के टाइम में कितनी अच्छी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र को संभाला। वही पैटर्न पूरा महाराष्ट्र का पैटर्न पूरा देश में यूज किया गया। तो देश को, महाराष्ट्र को कैसा चलाना है वो उद्धव साहब को बराबर मालूम है। अभी आपने जितने भी ऑनलाइन सर्वेस देखे, ऑनलाइन सर्वेस तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र को कैसे चलाना है ये उद्धव साहब को निश्चित तौर पर, पहले आप कह रहे हैं आपको विश्वास है कि उनको चलाना है, उनको बेहतर मालूम है। अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा रहे होते तो शायद तस्वीर कुछ दूसरी होती, आपको लगता है? हाँ, हो सकती थी। वो अगर मुख्यमंत्री पद के चेहरा होते तो कुछ अलग भी हो सकता था। तो और आपने देखा है कि लोग, तो जब मैं कहता हूं कि शरद पवार और कांग्रेस ने आपके साथ खेल कर दिया तो गलत कहां कह रहा हूं? देखो, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। खेल तो हमारे पार्टी में से टूट के जो दूसरे पार्टी में जाके शामिल हुए हैं उन्होंने हमारे साथ खेल किया है। क्योंकि आज जिनका उंगली पकड़ के हमने चलना सिखाया उसके ही पीठ में खंजर ठोक दिया है। अच्छा, तो ऐसे लोगों से हमको डर लगता है। जो लोग इतने दिन से बोल रहे थे कि इनके बाजू में हम नहीं बैठेंगे, आज खुद उनके गोद में जाके बैठे हैं, उनसे हमको डर लगता है। जो आदमी कुछ वादे करते हैं और वादे इलेक्शन में जीतने के बाद बोलते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था, उनसे हमको डर लगता है। आपकी दरअसल बातों में बहुत दर्द है, इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, आप इसे दर्द नहीं बोल सकते, ये सत्य है। दर्द और चलिए, अब इस सत्य का आकलन जो है अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। जो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, तो उस हिसाब से इसको किया जाएगा। फिलहाल मैं प्रोफेसर नवीन कुमार के पास आऊंगा। प्रोफेसर नवीन कुमार, आपकी एनसीपी अजीत पवार इन चुनावों में उनके ऊपर भी बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रश्न था, बहुत बड़ा चैलेंज था उनको साबित करने के लिए। आपको लगता है कि ये इन चुनावों ने एक राह आसान की है? शरद पवार के जो छत्र छाया से बाहर निकले हैं और अब ये आपने साबित किया कहीं ना कहीं कि आप ही असली एनसीपी हैं? नहीं, बहुत सारी चीजें तो स्पष्ट हो गई हैं। जो आप कहना चाह रहे हैं कि असली और नकली का जो लड़ाई है वो खत्म हो चुका। 40 ऐसे सीट थे जहां हम दोनों एक दूसरे के सामने थे। रिजल्ट अब बता रहा है कि हम बहुत आगे निकल गए, वो चीजें हट चुकी है। मेरा कहना है कि चूंकि हमारा जो गठबंधन था महायुति का, उसमें काफी पारदर्शिता थी, एक दूसरे पर विश्वास करता था। विपक्षी पार्टियां जो महाअघाड़ी की थी वो इस कोशिश में थी कि अजीत पवार की छवि को इस रूप में धूमिल कर दिया जाए कि तंग आकर कार्यकर्ता में कंफ्यूजन आ जाए। सबसे कमजोर कड़ी है, ये बोझ है बीजेपी पर, ये इस तरह का नैरेटिव चलाया था। आप देखेंगे कि चुनाव तिथि के 3 दिन पहले से, अगर ऐसा होता ना तो बारामती में नहीं करते। हमसे जवाब हम दे रहे हैं। एमपी इलेक्शन में काका और एमपी इलेक्शन में काका और एमएलए इलेक्शन में भतीजे को जीत की दिलाए, ये खुद अजीत पवार जी ने खुद कहा है। ठीक है, तो सुनिए तो मेरी बात, जवाब ले लीजिए पहले जवाब तो देने दीजिए। बीच में ही आप चले आते हैं, इसी तरह हार का कारण बन गए, बीच में आ गए। नहीं, चिल्लाते नहीं है, हम तो प्यार से बात कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, एक सवाल ले लिया प्रोफेसर नवीन कुमार ने आपका सवाल ले लिया। आवाज थोड़ा ज्यादा बढ़ा नहीं, कोई बात नहीं तुषार जी, प्रोफेसर नवीन कुमार ने आपका सवाल ले लिया, अब उनको जवाब देने दीजिए। ठीक है, नहीं, ये कहना था, आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपसे ऊंची बात में बात नहीं कर सकता। नहीं, चलिए ठीक है, हाँ, कोई हक नहीं है, आप बोल सकते हैं अपनी बात को। हमारा ये कहना था कि जो भी एनसीपी का ये परफॉर्मेंस आया उसमें अजीत पवार साहब को टारगेट करके महाअघाड़ी के लोगों ने हमारी छवि और गठबंधन को कमजोर करने की साजिश रचा था, जो तैयार नहीं हुआ। हुआ क्या कि 3 दिन पहले से हमारे नेता ने हर एक चैनल पर आना शुरू किया और उस बात को जो मार्केट में फैलाया जा रहा था महाअघाड़ी के द्वारा, उसको वॉश करना शुरू किया कि कहीं कोई दुराव नहीं है, पूरी स्वतंत्रता है, हमारे में कोई भी दबाव नहीं डाल रहा है कि आप किसको टिकट देंगे। यहां सिर्फ इतना ही था कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है
आप अपने हक में उसको खड़ा कर सकते हैं। हम और हमारा जो बाइंडिंग था कि हमारे नेता ने स्वीकार किया था कि 10% हम अल्पसंख्यकों के सीट रिजर्व करेंगे और उन्होंने दिया। इस पर कहीं दुराव की बात नहीं है, ओपनली लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। लड़ाई हुई तो ये सब छटपटाहट हो गई महाअघाड़ी के गठबंधनों में कि अजीत पवार एक ऐसे नेता के साथ बैठे हैं और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। क्या बात है। हम देखिए, एनसीपी एक अलग पार्टी है, इसकी आइडियोलॉजी अलग है। हम अपने आइडियोलॉजी के साथ समझौता नहीं। आपकी आइडियोलॉजी ठीक है और ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है और आप दोनों जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, अब कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है देखिए, ये तो अब ये सवाल यही होगा कि बीजेपी के साथ आप 20 वर्षों तक जुड़े हुए थे, तब दिक्कत नहीं थी। तो अब तो देखिए राजनीतिक समीकरण है, वो बनते बिगड़ते रहते हैं। हम इसके बाद मदन मोहन जैड़ा जी के पास जाएंगे कुछ और सवालों के साथ। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। राजा आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा देकर ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हम महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों की बात कर रहे हैं जनादेश में। और इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ तुषार रसल, शिवसेना उद्धव भाई ठाकरे के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर नवीन कुमार जो कि NCP अजीत पवार गुट के नेता हैं, और मदन मोहन जैड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। मदन जी, उद्धव ठाकरे ने जो अभी अपना प्रेस को संबोधन दिया, उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी अब जो महाराष्ट्र में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री रखेगी, ऐसी आशा है। और एकनाथ शिंदे के अंतर्गत अब एकनाथ शिंदे को अब कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के तहत उनके अंडर में काम करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। आपको लगता है कि इसमें भी कुछ सियासत छिपी हुई है, ये इस तरह के आरोप लगाने में? अभी तो कुछ तय हुआ नहीं। निश्चित रूप से वैसे तो कुछ तय हुआ नहीं, लेकिन 2 चीजें स्वाभाविक हैं। जैसे कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है और इलेक्शन में उभर के आई है तो 133 सीटें जीती हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से है कि मुख्यमंत्री शायद वहां पर बीजेपी का ही बनेगा। और जहां तक शिंदे की बात है, एकनाथ शिंदे का कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमेशा उनकी बनी रहेगी। लेकिन जहां तक ये प्रश्न है कि पहले वो मुख्यमंत्री थे, अब वो डिप्टी CM बन जाएंगे या कुछ और बन जाएंगे, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री थे वो भी उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस बात का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब बीजेपी का मुख्यमंत्री रहा आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है,
तो मुझे लगता है कि ये शिंदे के लिए भी कोई चैलेंज नहीं है। हो सकता है कि उद्धव ठाकरे का कहने के पीछे ये हो कि वो शिंदे को चिढ़ाना चाहते हो कि भाई तुम हमारी पार्टी छोड़ के गए थे, मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में गए थे, लेकिन अब तुम्हारा कार्यकाल खत्म हो गया, अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये उनका अपना एक जो व्यक्तिगत पॉलिटिक्स है उसके तहत हो सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जहां तक संभावना यही लगती है कि एक राजनीति का तकाजा भी यही है, तो सबसे बड़ी पार्टी है और जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं तो उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होता है। यही देखा गया है, कोई कुछ अपवादों को छोड़ के। तो यहाँ भी देखते हैं क्या होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, एक सवाल और आपसे जो बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि इन चुनावों के बाद अभी दोनों दलों में, एनसीपी में और शिवसेना में, दोनों में असली नकली की भी बात कही जा रही थी कि असल पब्लिक किसके साथ है, जिसके साथ जनता है दरअसल वही असली है। तो किस तरह से आकलन करेंगे इन दोनों दलों की, यानी कि मैं उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की, इनकी सियासत आगे कैसे देखते हैं? देखिए ये बहुत मुश्किल है, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने कुछ समय पहले जब ये चुनाव चल रहे थे उन्होंने बयान भी दिया था कि ये चुनाव जो है उनके लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। उन्होंने ये बात भी कही थी, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि ये चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में उन्हें थोड़ी राहत मिली थी और वो शिवसेना की जो दूसरी पार्टी उसकी तुलना में बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में जहां पर प्योरली लोकल फैक्टर काम करते हैं वहां पर उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। तो उनके लिए चैलेंज है कि वो अपनी पूरी रणनीति पर विचार करें। अभी भी समय है, तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे, क्या उनको कौन से वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ। एक चर्चा हम और आप कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, हो सकता है उनका कोई अपना जरिया हो अपने आकलन करने का, वो अपना आकलन करेंगे। उसके बाद उनको अपना अगला कदम उठाना होगा। जहां तक पवार की बात है, शरद पवार जी की बात है, देखिए शरद पवार तो हम सब जानते हैं कि शरद पवार जी बहुत वयोवृद्ध हो चुके हैं। वो अपनी जो सत्ता है वो अपने बेटी को या किसी आगे और किसी को ट्रांसफर करना चाह रहे थे। तो अजीत पवार जो हैं वो उनके भतीजे हैं, लेकिन वो स्वाभाविक तौर पे एनसीपी के जो उत्तराधिकारी हैं उसके एक हकदार थे। वो एक वरिष्ठ नेता भी थे और लंबे समय से उन्होंने शरद पवार जी के साथ काम भी किया है। संगठन में उनकी पकड़ भी काफी मजबूत थी। लेकिन शरद पवार अजीत पवार को कभी भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाह रहे थे, पार्टी का प्रमुख नहीं बनाना चाह रहे थे। इसकी वजह से ही अजीत पवार ने एनडीए का दामन थापा, या हमें कहें कि उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिस पार्टी को अब असली पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग तो कम से कम दे ही चुका है। तो ऐसे में ये शरद पवार की चैलेंज है कि क्या उनके पास अभी भी कोई विकल्प बचा है कि अपने वो बिखरे हुए कुनबे को एकत्र कर सकें, या फिर वो इस चुनाव के नतीजों के साथ वो विकल्प खत्म हो चुका है। तो ये शरद पवार बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वयोवृद्ध नेता भी हैं, तो उनको इस पर एक नए सिरे से विचार करना होगा, क्या उनके पास कोई विकल्प बचा है या सारे विकल्प हाथ से निकल गए। ठीक है, तुषार रसल जी, एक सवाल आपसे, ये दरअसल दो सवाल अगर देखा जाए। एक तो ये कि अपने दल को एकजुट रखना, क्योंकि 2.5 साल आप सत्ता से बाहर रहे, दल में विघटन हो गया, 2 अलग अलग दल बन गए और अब उसके बाद चुनाव भी आप हार गए। तो सत्तासीन दल की ओर आकर्षण जरूर होता है, तो अपने दल को एकजुट बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती होगी, और उसके साथ ही साथ अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना ये भी कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये बार बार सवाल उठ रहा है कि अब शायद रणनीति बदलने का वक्त आ गया है और जो कांग्रेस और शरद पवार के साथ आप थे, अब एकला चलो की राह पे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब पार्टी का बंटवारा हुआ हम हारे नहीं थे। जो एमपी इलेक्शन हुआ था उसमें हम अच्छे सीट पे आए थे, तो हार नहीं गए थे। 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि हम इतने नीचे आ गए थे, ये हमको आकलन करना पड़ेगा। हमको इसका जो भी स्टडी है वो हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता है वो करेंगे। दूसरी चीज, एकला चलो रे या कुछ भी हो, ये हमारे जो वरिष्ठ नेता है वही डिसाइड करेंगे। और रही बात कि इधर से लोग फिर से उधर जाएंगे, जो अभी साहब ने कहा कि अभी भी लोग उद्धव साहब को छोड़ के फिर से वो दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, तो ऐसा कभी होगा नहीं। क्योंकि जिनको जाना था, जिनको डर था, जिनको ईडी सीबीआई सब चीज का डर था, वो ऑलरेडी उधर जा चुके हैं। इधर जो है आज वो अपने दम पे खड़े हैं, दम पे इलेक्शन लड़े हैं। जितनी भी महाराष्ट्र में स्वायत्त संस्थाएं हैं जैसे ईडी सीबीआई, सबको टक्कर देके वो सामने वाले उम्मीदवार के खिलाफ स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। तो अभी जाने का कुछ मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, और जो भी हमको अभी स्टडी करना है हमारे वरिष्ठ अभी करेंगे। ठीक है,
ठीक है, चलिए इससे कि मैं प्रोफेसर नवीन कुमार के पास आऊँ, यहाँ रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाई थी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारे साथ 3 खास मेहमान, तुषार रसल शिवसेना UBT के प्रवक्ता, उसके साथ ही साथ प्रोफेसर नवीन कुमार जो कि NCP अजीत पवार के नेता हैं, मदन मोहन जैड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर नवीन कुमार, जब हम अजीत पवार की बात करते हैं, बहुत बार वो एक बार उन्होंने शपथ ले ली उप मुख्यमंत्री पद की, कई बार वो चाचा से अदावत करते हुए नजर आए। इस बार फाइनली वो BJP के साथ में, NDA के साथ में आते हुए दिख रहे हैं, मतलब आ गए हैं। किस तरह से राजनीतिक राह आप देखते हैं उनके लिए, कि क्या आगे का भविष्य देख रहे हैं NCP का? देखिए, पहली बात जो है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि 48 घंटे के लिए जो अजीत पवार साहब BJP के साथ मिल गए, फिर उसके बाद लौट आए, वह इनका खुद का निर्णय नहीं था। उसमें कमांडिंग इन चीफ कोई और थे। दूसरी चीज आपको बताना चाहते हैं, यानी आप कह रहे हैं शरद पवार जी उसके कमांडिंग इन चीफ थे। भाई आप बोल ही रहे हो, हम दुनिया जान रही चीज को। वो अजीत पवार का निर्णय नहीं था जाना और लौटना। अब अजीत पवार साहब हम लोगों से पूरी तरह से सहमति लेकर के और तब गए हैं NDA घटक दल में। ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है हमारे इस लीडर में, वो ढुलमुल वाली नीति नहीं है जी। फाइनल करने के पहले बहुत सोच समझ करके ये कदम उठा है। अब महायुति से अलग होने की बात तो सोचना ही बेवकूफी है। हम उसमें बने रहेंगे। और रही की बात कि आगे मुख्यमंत्री बनने की हो या ना हो, यह तो महायुति के जो तीनों घटक दल हैं उनके MLA बैठेंगे और सर्वसम्मति से कोई निर्णय पर आएंगे। किसी पर थोपा नहीं जाएगा। बहुत ही सहजता से इसका चुनाव हो जाएगा। आप क्यों इसलिए परेशान हैं? ये कहेंगे उद्धव ठाकरे शिंदे साहब को ललकारते हैं कि किसी तरह वहां से छोड़ के आ जाओ, ये तोड़ दो। ये सब झांसा में लोग आने वाले नहीं हैं। खेल उन लोगों का खत्म हो चुका है। बैठकर अब तमाशा देखिए हम लोग का कि कैसे अब सरकार को चलाना है, वो हम लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री तय कर दिए सभी के दरअसल विश्वास है। प्रोफेसर नवीन, सभी जो है वो आकलन इसी बात का करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कैसे तय करेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री तय करना हमारे सारे MLA घटक दल के जो तीनों पार्टी के हैं वो बैठेंगे और एक सहमति बनेगी। आप क्यों व्यग्र हैं? मुख्यमंत्री अजीत दादा जी या एकनाथ शिंदे साहब को करेंगे लगता है मुझे। एक मिनट, अजीत दादा पवार साहब के बारे में कई लोगों ने इस बात की उठाया, भाई जो डिजर्व करेगा वो डिजायर पालेगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज है, गलत। लेकिन अभी के माहौल में उस चीज की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम गठबंधन के लोग आपसी तालमेल से चल रहे हैं। कोई इसमें छेद ना करे, टकराहट पैदा ना करे, ये हमेशा सजग रहे। हमारे साथ थे
जैसे हम जब भी आप हमारे साथ थे तभी भी तो उप मुख्यमंत्री थे ना, तो फिर जाने की जरूरत क्यों थी? इनके बारे में आप बोल अभी रहे भी हैं। जाके उधर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने रहना है तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं थी। और जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आप सबको पूछ के अभी गए, तो पहली बार दूसरे किसी के कहने पे कैसे गए थे? आपको सभी को पूछा नहीं था क्या? इतना नियोजनबद्ध नहीं था? नहीं, आप पहली गलत बार जब समझ गए रहे थे तो हैं। अभी हम लोग अब आपका सवाल आ गया, बीजेपी के साथ घटक दल जवाब भी ले में लीजिए। एक घटक दल का एक हिस्सा, मजबूत साथी हैं हम, आप स्वीकार कीजिए। और हमारे बीजेपी का एक नीति है। नहीं ऊपर ऊपर सब देखिए। तुषार जी, आपने एक सवाल पूछा, मैं इसीलिए चुप रहा कि आप एक कोई सवाल पूछना चाहते हैं। आपने सवाल पूछ लिया, आप उनको जवाब देने दीजिए। अरे हमारे साथ जो 40-41 विधायक हैं, उन लोगों ने ये तय किया कि अजीत पवार साहब के नेतृत्व में हम वो घटक दल का हिस्सा बने। इसमें क्या गलत है? ये मेले की बात नहीं मानेंगे और कहीं और जाकर फंसा दें, ऐसा नहीं होगा। हमारे नेतृत्व में बहुत ही क्लियरिटी है, चलिए, और जिस तरह से हम इस चर्चा को यही विराम देंगे और अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, तुषार रसल जी का, प्रोफेसर नवीन कुमार का और मदन मोहन जाड़ा जी का। और हम आपको बता दें कि आज जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं महाराष्ट्र में और तमाम राज्यों के उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं, उसको लेकर बीजेपी में उत्साह की एक लहर है। और उसको लेकर के दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौजूद हैं कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप सीधे बीजेपी मुख्यालय से देख रहे हैं। जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष अंग वस्त्र भेंट करके उनको उड़ाकर उनका स्वागत करते हुए और बुके देकर उनका स्वागत करते हुए। हमारे मध्य में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए हैं। ताली बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे मध्य में आनंद देश के प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। उनका बहुत बड़ा अभिनंदन गैलरी के अंदर किया जा रहा है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको लेकर आपके मध्य में आने वाले हैं। मैं आपकी तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट से मोदी जी का अभिनंदन कीजिएगा। हमारे वरिष्ठ नेता का आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी हमारे मध्य में आगे ताली बजा के अभिनंदन कीजिएगा। क्या आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए पुष्प वर्षा उनके ऊपर हो रही है। वो हमारे मध्य में थोड़े ही क्षण में राष्ट्रीय